हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उमाकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, जिससे कि आपको ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, हमारी जो पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं, तो इसकी जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है, अंदर कैसी है। बाहर तो हमने देखे हैं कि पेड़ पौधे हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, ये सारी चीजें हैं। बाहर की तो हम पृथ्वी जानते हैं, लेकिन अंदर की पृथ्वी कैसी है, तो इसके विषय में भी पूरी जानकारी अगर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी? 3 परतें पाई जाती हैं। और उन 3 परतों को भी हम लोगों ने अध्ययन को आसान बनाने के लिए इसको हमने जो क्रस्ट, मेंटल और कोर है, इनको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक ऊपरी और एक निचली। तो देखिए, ये जो पृथ्वी का एक हमने हिस्सा बनाया है और ये जो पृथ्वी का हिस्सा है, इसी के माध्यम से हम आपको पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा देंगे। ठीक है, तो देखिए ऊपरी जो क्रस्ट है, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये क्रस्ट है। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो देखिए इधर मैंने कुछ लिख रखा है। क्रस्ट की जो औसत मोटाई होती है, क्रस्ट की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। औसत 33 किलोमीटर है। कहीं पर कुछ कम भी होती है और कहीं पर कुछ ज्यादा भी होती है। कुछ लोगों ने तो इसकी मोटाई को 100 किलोमीटर तक माना है। ठीक है, लेकिन इसकी जो औसत मोटाई है, प्रश्न औसत से पूछा जाएगा, औसत मोटाई से। तो क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो कितनी है? 33 किलोमीटर। कितनी है? 33 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचली क्रस्ट। आप देख पा रहे होंगे कि ऊपरी क्रस्ट यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपरी क्रस्ट का हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये निचली क्रस्ट का है। देखिए, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, जब पृथ्वी ऊपर से नीचे की ओर अंदर तक जाती हैं, ठीक है, तो इनमें होता क्या है कि ये जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, पृथ्वी जो अंदर है वो एक जैसी नहीं है, अलग अलग तरीके की, अलग अलग चट्टानें पाई जाती हैं, अलग कहीं पे द्रव, अंदर तो एकदम द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो देखिए भूकंपीय तरंगें जब ऊपर से पृथ्वी के अंदर प्रवेश की गई, ठीक है, तो इनकी जो गति है, इनकी गति में परिवर्तन आता रहता है। क्या होता है? परिवर्तन आता रहता है। कहीं पर गति धीमी हो जाती है तो कहीं पर एकदम स्पीड पकड़ लेती है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ से पृथ्वी की तरंग, भूकंपीय तरंग पृथ्वी में डाली गई और यहाँ तक आई और यहाँ पर इसकी गति एकदम यहाँ से 3 थी, यहाँ पे 2 हो गई। तो यहाँ पर कुछ डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, भूकंपीय तरंगों में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, जिसे हम असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, असंबद्धता। तो प्रत्येक जो परत है, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मंडल, निचली मंडल, ठीक है, इनके बीच में कुछ न कुछ असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, तो इनको देखिए, इन परतों को किस प्रकार डिवाइड किया गया, ये डिसकंटिन्यूटी के आधार पर ही डिवाइड कर दिया गया। ओके, तो ऊपरी जो क्रस्ट है, देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए, जो क्रस्ट है, क्रस्ट में 3 तत्वों की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए इसमें सिलिकॉन Si, ये सिलिकॉन, और एल्यूमिनियम Al, ठीक है, Al एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो इसमें सिलिका की मात्रा होती है और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। तो इसीलिए जो क्रस्ट है इसको हम सियाल नाम भी देते हैं। क्या कहते हैं? सियाल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रस्ट के विषय में हुआ। क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचली क्रस्ट। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, उसका नेम क्या है? डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है यानी असंबद्धता पाई जाती है, उसका नेम क्या है? तो देखिए उसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक, ये जो जितनी सारी डिसकंटिन्यूटी हैं, इसमें असंबद्धताएं हैं, इनकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको ऐसे ही बताता हूं। ठीक है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो भूकंपीय तरंगों की गति होती है, इनमें परिवर्तन आता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने ये चीज बताई थी, तो इसीलिए इसका जो नेम है कोनार्ड असंबद्धता पड़ गया। क्या? कोनार्ड असंबद्धता। अब आपको पूरा रट लेना है कि कोनार्ड असंबद्धता किन परतों के बीच में पाई जाती है। देखिए क्रस्ट, दोनों ही क्रस्ट है, लेकिन एक ऊपरी है और एक निचली है। नेक्स्ट जो है
मेंटल, देखिए मेंटल यहाँ से लेकर के क्रस्ट से लेकर के ऊपरी कोर के बीच का जो हिस्सा है उसे हम लोग मेंटल कहते हैं। ठीक है, मेंटल मेंटल धातु, देखिए इसमें जो निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल, इसको भी हमने टू पार्ट्स में, मेंटल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। जो मेंटल है, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। किसकी? सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। इसके साथ ही आयरन भी पाया जाता है। ठीक है, अन्य भी सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन प्रधानता जिन तत्वों की है उनका हम आपको बता रहे हैं। तो सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। ओके, तो अब प्रश्न पूछा जाएगा, एक ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोणार्ध असंबद्धता होगी। अब निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच भी जो एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसका नेम क्या है? तो उसका नेम है मोह। क्या नाम है? मोह असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच पाई जाती है। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता पाई जाती है। अब देखिए निचली मेंटल और उसके बाद में आ जाती है कोर। यहां से लेकर के ये जो आपका भाग है, ये इसे हम बोलते हैं कोर। ठीक है, कोर में जो है इसमें निकेल और आयरन की मात्रा अधिक होती है, निकेल और आयरन की मात्रा अधिक होती है। और याद रखिए जो ऊपरी कोर है ये पूरी तरल अवस्था में है। किस प्रकार? पूरी तरल अवस्था में। देखिए ये तरल अवस्था में तो है, तरल अवस्था में है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी जैसी है। देखिए अत्यधिक दबाव के कारण, अत्यधिक दबाव के कारण चूंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है काफी अधिक है, तो इस पर ऊपर से दबाव भी बहुत काफी अधिक पड़ रहा है। इसकी वजह से ये बिल्कुल तरल अवस्था में नहीं है, द्रव है, लेकिन इस पे दबाव अधिक पड़ने के कारण प्लास्टिक की तरह है। कैसे? प्लास्टिक की तरह बिल्कुल है ये। ठीक है, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेपटी असंबद्धता पाई जाती है। उसके बाद में निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में, देखिए प्रत्येक जो परतें हैं इनको टू पार्ट में डिवाइड किया, उनके बीच में भी असंबद्धताएं पाई जाती हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है। तो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। इन्होंने 1909 में ये बात बताई थी कि इनके बीच में जो एक असंबद्धता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी है भूकंपीय तरंगों में, यहां पर एकदम डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपरी मंडल में जो भूकंपीय तरंगों की गति होती है वो गति इसमें जो कोर में जब भूकंपीय तरंगें प्रवेश करती हैं तो कहीं अधिक हो जाती है। ओके, तो इसलिए एकदम परिवर्तन आ जाता है एकदम। इसीलिए इन्होंने ये बात बताई गुटेनबर्ग जी ने, इसीलिए इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ओके, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके किसके बीच में पाई जाती है? निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में। नेक्स्ट, अब ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में भी एक असंबद्धता पाई जाती है, उसका नेम क्या है? तो ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसको कहते हैं लेहमान असंबद्धता। क्या कहते हैं? लेहमान असंबद्धता। तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई है वो देखिए कुछ इस तरीके से है, मैं यहीं पर लिख रहा हूं। देखिए कोनार्ड, मोहो, रेपटी और गुटेनबर्ग और लेहमान। तो इसकी ट्रिक है कोमो, क्या है? कोमो रेगुले। कोमो एक शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, कोमो रेगुले। कोमो रेगुले, कोमो रेगुले, ये याद कर लीजिए बस। आपकी जितनी भी असंबद्धताएं हैं वो आपकी याद हो जाएंगी। इसके लिए अगर आपको ये भी ना याद रहे कि जो ऊपर कौन सी परत होती है, क्रस्ट होती है, मेंटल होती है या कोर होती है, तो इसके लिए भी एक सिंपल सा वर्ड है क्रमे कोर। क्या है? क्रमे कोर। क्या है? क्रमे कोर, क्रमे कोर। तो ये वर्ड है, इसको आप याद रख सकते हैं परतों को याद करने में। सबसे पहले क्रा से क्रस्ट, में से मेंटल और एक कोर तो है ही। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपको पढ़ना है वो सिंपल हो जाता है। कोई चीज जब हम पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, उसको पढ़ने के लिए हम कौन सी ट्रिक अपना सकते हैं, स्वयं की ट्रिक बना लीजिए अपनी, तो वो चीज आपको याद रहेगी और जिंदगी भर याद रहेगी और कहीं पर भी आप उसको गलत नहीं करेंगे। तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इसके विषय में हमने केवल अभी इसमें क्या देखा? असंबद्धताएं देखी हैं। तो उनको एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। उसके बाद में
निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहो संबद्धता पाई जाती है। फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रेप्टे संबद्धता पाई जाती है। और निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग संबद्धता पाई जाती है। और ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में लेहमान संबद्धता पाई जाती है। अब देखिए, जो क्रस्ट है उसकी औसत मोटाई कितनी है? 33 किलोमीटर है। उसके बाद में ये जो मेंटल है, मेंटल की औसत मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 माइनस 33 करोगे जो भी आया, ठीक है। तो 2900 तक, यहां से यहां तक ऊपरी क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो कितनी है? 33 किलोमीटर है। अगर मेंटल, अब देखिए मेंटल कहां तक है? 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाई जाती है लगभग, औसत में ये लिखा गया है। तो 2900 माइनस 33 करोगे तो आपकी मेंटल की औसत मोटाई निकल आएगी, ठीक है। हम कर लेते हैं 2900 माइनस 33, तो ये 7, ये 6, ये 8, 28 67, ये आपकी मेंटल की औसत मोटाई है। उसी प्रकार 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक ये कोर पाई जाती है। ये अप्रोक्स में है, ठीक है, लगभग में है। तो 6371 में से 2900 जब आप माइनस करेंगे तो कोर की भी औसत मोटाई निकल आएगी। ओके, अब देखिए, अब कुछ चीजें मैंने इधर लिख रखी हैं जो आपको बतानी इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रस्ट का जो आयतन है वो लगभग ना के बराबर है कुल पृथ्वी का 100% आयतन है। तो लगभग 1% हम कह सकते हैं या फिर 0.5%। ये क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं जाता है। ओके, पूछा जाएगा तो मेंटल और कोर से पूछा जाएगा। औसत मोटाई मैंने आपको बता दी 33 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं पर ये 40 भी लिखा हुआ है, ठीक है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, इसलिए इसे सीमा भी कहते हैं, ठीक है। और ऊपर जो क्रस्ट है इसको कहते हैं सियाल भी कहते हैं। अब मेंटल का आयतन जो होता है 83% होता है। सबसे अधिक आयतन 100% टोटल पृथ्वी का आयतन है और उसमें से मेंटल का 83% है। ओके, उसके बाद में इसका जो द्रव्यमान है मेंटल का वो कितना है? 68% है। टोटल पृथ्वी का द्रव्यमान 100% में से 68% जो है मेंटल का द्रव्यमान है। उसके बाद में कोर में निकेल और Fe मींस आयरन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे भी कहते हैं। ओके, तो कोर का जो है वो आयतन कितना है? 16% है। कितना आयतन है? ये 16%। आयतन कितना है? कोर का आयतन कितना है? पृथ्वी का 16% है। और इसका द्रव्यमान जो है 32% है, 32% है। उसके बाद में ये निकेल और Fe इसमें कितना पाया जाता है? 80% निकेल और आयरन पाया जाता है। उसके बाद में सिलिका भी इसमें पाई जाती है 20%। देखिए, हर किसी में कुछ सिलिका पाई जाती है, कुछ आयरन पाया जाता है, कुछ एल्यूमिनियम पाया जाता है, प्रत्येक धातुएं पाई जाती है, लेकिन प्रधानता जिस चीज की होती है उसको हम ज्यादातर हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हमने देखिए इस चित्र के माध्यम से आपको जो असंबद्धताएं हैं, औसत मोटाई किसकी है और किसमें किसकी प्रधानता अधिक होती है, तो इसके विषय में हमने आपको बताया। तो आज का जो वीडियो जो है, अगर आपको अच्छा लगा है, कैसा लगा है, ये जरूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और देखते रहिए इसी प्रकार से और भी वीडियो अब आते रहेंगे लगातार, क्योंकि जो मार्कर और इंक होता है ये पढ़ाने के लिए काफी इस समय इसके बगैर पढ़ाई आपकी वीडियो नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गए थे, इसी वजह से वीडियो बनाने में कुछ देरी हुई है। चूंकि मैं शहर नहीं जा पाया इसलिए इंक और मार्कर नहीं ले पाया। आज मैं गया था तो मिल गए किसी न किसी प्रकार से, लॉकडाउन में भी। तो अब से लगातार वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग बताइए। आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।